दोस्तों BM स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी आधा नहीं होगा, नहीं आपको अध्याय 1 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। आज का ये वीडियो फुल सॉल्यूशन होने वाला है, बिल्कुल फुल सॉल्यूशन। इसमें सभी अध्याय कंप्लीट होंगे। यहाँ पर प्रश्न बैंक का फुल सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। फुल मतलब अध्याय 1 से लेकर पूरे अध्याय का आपको फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये आपकी PDF है। यहाँ पर आपको कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र प्रश्न बैंक का फुल सॉल्यूशन बताएंगे। वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहेगा। और पहले आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं PDF है, पूरी की पूरी PDF है। इसमें आपके सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। यहाँ पर लघुत्तरीय 3 नंबर 4 नंबर वाले सभी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। तो ये PDF फुल सॉल्यूशन के साथ में है। यहाँ पर आपको पहले बता देते हैं लास्ट वाला अध्याय कौन सा है। यहाँ पर तो यहाँ पर अध्याय 1 से लेकर अध्याय, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट वाला आपका समष्टि अर्थशास्त्र का, यहाँ पर भाग 2 समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 1 खुली अर्थव्यवस्था, इसका फुल सोल्यूशन भी है। पूरा अध्याय का सोल्यूशन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। साथ ही बात कर लेते हैं इस PDF की दोस्तों। तो ये PDF मैं आपको बहुत दिनों से प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये PDF कैसे, मतलब आप तक ये PDF मैं कैसे भेज सकता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ बताना मुझे कि मैं ये PDF आप तक कैसे पहुंचाऊं, ताकि मैं आपकी ये जो PDF है मैं आपको आप तक पहुंचा सकूं। क्योंकि इसकी कोई लिंक भी नहीं है, ये मेरे पास डायरेक्ट PDF आई थी। तो इसकी लिंक भी मैं आपको नहीं दे सकता कि इस लिंक से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आपको किसी को व्हाट्सअप करूँगा तो कितनों को ऐसे व्हाट्सअप करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप बताना कि मैं आपको ये PDF कैसे प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो अगर आपका सुझाव अच्छा लगेगा तो मैं उस तरह से PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, या फिर मैं इसी तरह से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता देना कि आप इस तरह से हमें PDF सबके पास पहुँचा सकते हो। क्योंकि एक को तो मैं कैसे भी पहुँचा सकता हूँ, मोबाइल नंबर से व्हाट्सअप कर सकता हूँ, मैसेंजर, फेसबुक, किसी भी तरह से आपको पहुँचा सकता हूँ। लेकिन सभी के पास ये PDF चली जाए और मेरे नंबर भी या किसी के पास ना जाए, इस तरीके ये वाला कोई तरीका बताना तो मैं आपको PDF भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो अध्याय 1 का फुल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है। तो यहाँ पर विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल सॉल्यूशन बताने वाले वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ये आपका अध्याय 1 है। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित है। तो उत्पादन की जाने वाली वस्तु की मात्रा से कौन सी जो है समस्या संबंधित है, तो यहाँ पर क्या उत्पादन किया जाए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको जानने वाली बात है दोस्तों कि आपकी समस्या 3 प्रमुख समस्या है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पर उत्पादन की जाने वाली समस्या क्या है, क्या उत्पादन किया जाए। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, सामूहिक मात्राओं से समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध। फुल सोल्यूशन वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। नेक्स्ट है आपको निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था को सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था आप नाम से देख सकते हो, सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व किसमें दिया जाता है, सामाजिकवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। प्रोफेसर सेम्युलेसन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थशास्त्र की बुनियादी समस्या बताया। अभी हमने पढ़ा बुनियादी समस्या यानी कि केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किनके लिए किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आपका अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर आपका आएगा अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, 3 नहीं आएगा आपका। अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है। तो इसका अर्थशास्त्र का विभाग कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो बजट जो है आपका अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बजट आपका अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, विशिष्ट फर्मों का। यहाँ तो समाजवादी समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो समष्टिगत जो है समष्टिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का निम्न में से किस पर ध्यान देता है। तो यहाँ पर जूट उद्योग पर व्यष्टि अर्थशास्त्र ध्यान देता है। निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है। कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम, राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है। तो ये आपको याद भी कर सकते हो कि अर्थशास्त्र परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे आपकी परिभाषा भी आ सकती है। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल
यह परिभाषा किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा। सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग रेगनर फिश ने किया था। सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? रेगनर फिश ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष है सभी, क्योंकि ये संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, वास्तविक मान्यता पर आधारित होता है और इस समूह पर ये लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो कालाबाजारी आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है। अर्थशास्त्री प्रकृति है, तो अर्थशास्त्री प्रकृति अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। ये आपका प्रश्न भी आता है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदता है तो क्या कहलाता है? आपको ये तो पता ही होना चाहिए, वो कहलाता है दोस्तों उपभोक्ता, वो कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अध्याय 2 आ जाता है। तो पहले हम अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। अध्याय आपने देखा अभी अध्याय 1, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आंसर है अध्याय 1 का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 1 का। तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे देख लिए हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न उत्तर। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं, जो कि आपके 2 अंक के आने की बहुत संभावना है। यहाँ पर 2 अंक के आपके एग्जाम में आएंगे। इनकी शब्द सीमा लगभग 30 शब्द होगी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या से, तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र से आज से बताना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक व्यक्ति किसी एक वस्तु का मूल्य आदि मूल्य आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या है? यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का आशय आपको बताना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, समझाइए। ऑब्जेक्टिव में अगर आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है, तो आपको ये बता देना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यह है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोफेसर सोली के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? कीमत सिद्धांत। और किसके अनुसार? प्रोफेसर सोली के अनुसार ये है। अर्थव्यवस्था से क्या से है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अर्थव्यवस्था से क्या से है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीवन निर्वाह के साधन प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय एवं वितरण की उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिससे लोग आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या से? अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था अभी आपने पढ़ा, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या से है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण रहता है तथा इन साधनों को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से क्या से है? अभी हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था की कितनी केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या हैं। ठीक है दोस्तों। कौन सी? यहाँ पर क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था के साधन दुर्लभ या सीमित है और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों। वैकल्पिक प्रयोग होते हैं जिसके कारण चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार सीमित संसाधनों के वैकल्पिक चुनाव की समस्या ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहलाती है। क्या उत्पादन किया जाए? ठीक है। ये आपके फर्स्ट के समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये आपकी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था से क्या से है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था से आपको आशय बताना। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज को स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। उपभोग, उत्पादन, मूल्य एवं साधन से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय किनके द्वारा लिए जाते हैं? सरकार द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर आप क्या बातें हैं, 3 अंक के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर शब्द सीमा इनकी 75 होगी। यहाँ पर 3 अंक के आपके क्वेश्चन है, शब्द सीमा इसकी 75 है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता आपको बतानी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित है। यहाँ पे उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का स्वामित्व, प्रबंध एवं संचालन सरकार नियंत्रण में होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है। प्रतियोगिता का अभाव। यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। जैसे उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होने पर परस्पर प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है।
आर्थिक नियोजन इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन अपनाकर सार्वजनिक हित के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, सार्वजनिक नियोजन के कार्य किए जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखनी है आपको यहाँ पर आपके सामने। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र सीमा या दोष यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं, समूह पर लागू नहीं, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। समष्टि अर्थशास्त्र जो है अवास्तविक मान्यताओं पर भी आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में आपको अंतर बताना है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर आपके सामने है। यहाँ पर केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर निम्नलिखित है। यहाँ पर पहला आपका अंतर का आधार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था यहाँ पर आपका हो जाएगा। अभी इसमें आपका जो है अंतर का आधार सबसे पहले नियंत्रण होगा। इस अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है और इस अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति पर मांग पूर्ति के अनुसार नियंत्रण होती है, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। उत्पादन का उद्देश्य, इसमें उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। इसमें उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सरकार की भूमिका। यहाँ पर सरकार की भूमिका, इस उत्पादन प्रक्रिया में सरकार सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है। इस उत्पादन प्रक्रिया में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है यहाँ पर। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने है। संपत्ति का अधिकार होता है, उपभोक्ता को सार्वभौमिकता और कीमत नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषता आपको बतानी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की ये 3 विशेषता जो कि भारत की अर्थव्यवस्था है, निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सहअस्तित्व, आर्थिक स्वतंत्रता और सीमित प्रतियोगिता, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे के पॉइंट आपको लिख लेने हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आपको समझा नहीं पा रहे हैं। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, अभी हमने पढ़ा एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के बारे में। क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ठीक है, तो इसका पूरा आंसर आपके सामने है। फर्स्ट है आपका क्या उत्पादन किया जाए, सेकंड है कैसे उत्पादन किया जाए और थर्ड है किसके लिए उत्पादन किया जाए। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण लिखना है आपको। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण आपको बताना है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण निम्नलिखित मनुष्य की आवश्यकता अनंत और असीमित है। एक आवश्यकता को संतुष्ट होने पर अनेक नई नई आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य की आवश्यकता की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है, अतः इनमें प्राथमिकता का चयन करना समस्या को जन्म देता है। आवश्यकताओं की तुलना में साधन के सीमित होने के कारण समस्या उत्पन्न होती है कि पहले कौन सी आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधनों का प्रयोग किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर निम्नलिखित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र है और अंतर का आधार है। तो यहाँ पर सबसे पहला आशय है, तो यहाँ पर आशय में आपका सबसे पहला हो जाएगा, यहाँ पर आपको आशय लिख देना है। यहाँ पर हमें बताना है, इसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग का अध्ययन करते हैं। इसमें हम समूह या समग्र का अध्ययन करते हैं, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उपकरण, इसके मुख्य उपकरण मांग एवं पूर्ति। इसके मुख्य उपकरण क्या है दोस्तों, आपके सामने है समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति। इसकी केवल क्या है, मांग पूर्ति, और इसका समग्र मांग समग्र पूर्ति है। मुख्य समस्या, इसमें मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है। इसमें मुख्य समस्या आय तथा रोजगार का निर्धारण है। यहाँ पर आपका अध्याय कंप्लीट होता है। अध्याय 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर है आपका अध्याय 2। आप देख सकते हो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। यहाँ पर आपके सामने उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, ये आपका अध्याय 2 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। और ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय में कितने कुल 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका विवरण इस प्रकार है। ठीक है, इसका विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका विवरण क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 अंक के आएंगे, लघुत्तरीय यहाँ पर 2 अंक का, और 4 अंक का एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल 9 होते हैं। 9 अंक के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कीमत अनुपात पी एक्स और पी वाई का ढाल सूचित करता है। अ और बा दोनों मतलब बजट रेखा और बजट समूह। उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। ऋणात्मक ढाल सीमांत उपयोगिता हो सकती है, धनात्मक, शून्यात्मक, ऋणात्मक सभी हो सकती है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्यात्मक। सीमांत उपयोगिता राशि नियम किसका आधार होता है, तो सभी का आधार होता है सीमांत उपयोगिता राशि नियम। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं अभी अध्याय 2। यहाँ पे आपका अध्याय 2 हम बता रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता। उपयोगिता को परोक्ष रूप से मापा जाता है तो किसमें? मुद्रा द्वारा, इकाइयों द्वारा, मुद्रा और इकाइयों द्वारा, उपयोगिता में से किसी के द्वारा नहीं मापा जाता है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वृद्धि है। उदासीनता वक्र संश्लेषण द्वारा निम्न में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन की है? और यहाँ पर इसका आइटम्स हो जाएगा। बावाला सूरज द्वारा सेब की 6वीं इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता 300 इकाई है तथा 7वीं इकाई में प्राप्त सीमांत उपयोगिता 30 है। कुल उपयोगिता 7वीं तक कितनी होगी? मतलब 6वीं तक 30 है। यहाँ पे आपको देखना है, मतलब एक इकाई में यहाँ पर एक इकाई में 30 है। तो मतलब 6वीं तक यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, 6वीं तक कितनी है? यहाँ पर 300 है। तो 7वीं में जो 7वीं 30 है, तो कुल कितनी होगी? 300 और 30 कितने होते हैं? यहाँ पर 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा यदि सीमांत उपयोगिता वस्तु के लिए वस्तु की कीमत के समान हो। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस बिंदु पर होता है जब बजट लाइन बजट रेखा के उदासीनता वक्र के लंबवत हो। उदासीनता वक्र सदैव होता है मूल बिंदु की ओर उन्नत होता है। दो वस्तुओं के बीच विनिमय दर उदासीनता वक्र विश्लेषण दर्शाता है। उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनता वक्र का ढाल दर्शाता है तो ह्रासमान मतलब घटती हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ह्रासमान। फिर यदि एक उपभोक्ता अपने बजट रेखा के नीचे है तो क्या नहीं करेगा? अपनी अपनी कुलाई को खर्च नहीं करेगा। उदासीनता में दर्शाता है, उदासीनता वक्र परिवार दर्शाता है। उपयोगिता आमतौर पर किससे संबंधित होती है? संतुष्टि से। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। उपभोक्ता संतुलन में है जब सीमांत उपयोगिताएं बराबर है। यहाँ पर है किसकी वजह से? एक उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित है तो उपयोगिता अधिकता की वजह से। उपयोगिता अधिकतम। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? इनमें से कोई नहीं पूरक वस्तु है। सामान्य वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कैसे होती है? बढ़ती है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या होता है? मांग में वृद्धि होती है। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र किधर खिसक जाएगा? बाईं तरफ। किस वस्तु की मांग वक्र खींची चली जाती है? इस मान्यता में उक्त सभी के आइटम्स हो जाएगा। निम्न में से कौन सी वस्तु स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण है? ब्रेड तथा यहाँ पर नहीं है तो इसका आइटम्स है ब्रेड तथा स्याही। मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत तथा उसके मांग की मात्रा में कैसा विपरीत संबंध होता है। मांग का विस्तार से क्या आशय है? मांग वक्र का नीचे जाना। व्यक्तिगत मांग का निर्धारण होता है, इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। निम्न मांग अनुसूची का प्रभाव मांग वक्र से क्या होता है? तो मांग वक्र बाईं ओर खिसकना। मांग में विस्तार का कारण दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन शामिल है। उक्त सभी इसका आइटम्स हो जाए। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो हल्की वस्तु की मांग चली जाती है बाईं ओर। यदि X वस्तु की कीमत गिर जाने पर Y वस्तु की कीमत ऊंची चली जाए तो दोनों वस्तुएं होती है, तो दोनों वस्तु कैसी होती है? असंबद्ध होती है। यदि Y वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर X वस्तु की कीमत भी ऊंची चली जाए तो दोनों वस्तु कैसी होती है? स्थानापन्न वस्तु है। यदि X वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर उसकी मांग परिवर्तन नहीं हो तो इसे क्या कहेंगे? पूर्णतः बेरोजगार। एक वस्तु की मांग DD से DD हो जाती है तो कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने पैराग्राफ भी बना हुआ है, आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु की मांग की लोच ऊंची नहीं होगी जब वह क्रेता के लिए आवश्यक हो। किसी वस्तु की मांग कम लोचदार होगी तो अवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है? तो एयर कंडीशनर राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत तो लोच इकाई से कम हो जाती है तो कीमत में वृद्धि मांग की मात्रा में वृद्धि से अधिक अनुपात में, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता द्वारा की जाती है, सामान्यतः इसकी मांग कैसी होती है? कम लोचदार होती है। एक मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट में भोजन की मांग लोचदार होती है। यदि रेस्टोरेंट का संचालक कीमत बढ़ाने का विचार रखता है, परिणाम कैसा हो सकता है? भोजन की मात्रा की कमी में अधिक कमी हो सकता है। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती है? निष्कृष्ट होती है। चाय के मूल्य में वृद्धि से पेन की मांग में कमी होगी। ठीक है, क्या होगा? खालिस्तान होगी तो राइट आंसर कमी होगी। मांग वक्र का ढाल सामान्यतः कैसा होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रयोग किया था? तो हिक्स तथा एलन ने उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यहाँ पर 4 नंबर के आपके क्वेश्चन है तो इनका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका राइट आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक के आपके सामने क्वेश्चन है। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, यहाँ पर इसका राइट आंसर आप देख सकते हो। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उपयोगिता को परिभाषित करना है तो किसी वस्तु का वह गुण शक्ति जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उपयोगिता कहलाती है। प्रोफेसर बाग के अनुसार उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्या है?
संतुष्ट करने की क्षमता है। उपभोक्ता का अर्थ बताना है तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तु तथा सेवाओं का क्रय करके या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिक होती है। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता का आप देख सकते हो अर्थशास्त्र की भाषा में किसी वस्तु के जिससे मनुष्य आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है उसे उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के लिए रोटी से मनुष्य की भूख, यहाँ पर बताया जा रहा है मनुष्य की भूख शांत होती है, अतः हम कह सकते हैं कि उसमें उपयोगिता है। किसमें उपयोगिता है? रोटी में। उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल क्यों बनाते हैं? उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जिनके वो उपभोक्ता उदासीन होता है, अर्थात उपभोक्ता जब एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तब उसे दूसरी वस्तु के उपभोग को त्यागना पड़ता है। प्रतिस्थापन की दर में परिवर्तन के कारण उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। उदासीनता मानचित्र क्या है? इसका राइट आंसर आपके सामने है। सीमांत उपयोगिता राशि नियम के दो व्यवहारिक महत्व आपको बताना है। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता राशि नियम के दो व्यवहारिक महत्व हैं, उत्पादन का आधार और कर प्रणाली का आधार। ये किनका आधार है? उत्पादन और कर प्रणाली का आधार है। उपभोक्ता संतुलन का अर्थ आपको बताना है। तो उपभोक्ता संतुलन का अर्थ आपके सामने है। धनात्मक और ऋणात्मक उपयोगिता से तात्पर्य आपको बताना है। तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक उपयोगिता से तात्पर्य आप देख सकते हो। धनात्मक सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। यहाँ पर धनात्मक सीमांत उपयोगिता आपको बताई गई, ऋणात्मक सिद्धांत उपयोगिता आपको बताई गई। ठीक है। उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपके सामने है। यहाँ तक बजट रेखा क्या है? तो बजट रेखा आपके सामने है। यहाँ पर फुल राइट आंसर आपके सामने लेकर आए हैं। पूरक वस्तु किसे कहते हैं? तो पूरक वस्तु किसे कहते हैं आपको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर पूरक वस्तु का आपके सामने राइट आंसर है। ठीक है। मांग का नियम क्या है? यहाँ पर आपको बताना है मांग का नियम क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपयोग करते समय उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को समझाना है। तो यहाँ पर आपके सामने पैराग्राफ भी बनाया गया है और राइट आंसर आपको बताया गया है। ठीक है। फिर सम सीमांत उपयोगिता नियम को एक उदाहरण द्वारा समझाना है। यहाँ पर सम सीमांत उपयोगिता नियम है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। यहाँ पर आपको इसे समझाना है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को भिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई रुपयों में अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली वस्तु सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। माना कि एक उपभोक्ता दो वस्तु अमरूद और केला पर 12 रुपये खर्च करता है। ठीक है। अमरूद और केला, तो यहाँ पर अमरूद की सीमांत उपयोगिता और केला की सीमांत उपयोगिता यहाँ पर इकाइयाँ हैं। ठीक है। तो फर्स्ट इकाई है, यहाँ पर फर्स्ट इकाई में उसने क्या किया, यहाँ पर 100 रुपये खर्च किए किस पर? अमरूद पर। और यहाँ पर केला पर कितने किया? 80 रुपये खर्च किए। फिर सेकंड बार में उसने दूसरी इकाई पे 80 रुपये खर्च किए और इस पर 40 किए। फिर इस पर 60 किए, इस पर 30 किए, इस पर 40 किए, इस पर 20 किए, इस पर 20 और इस पर 10। तो बहुत इसने कम खर्च किए। ठीक है। तो ये सीमांत उपयोगिता को एक उदाहरण द्वारा आपको समझना है। तो यहाँ पे आपके सामने इसका और भी कुछ यहाँ पर इकाई है, वो इकाई अमरूद की लागत, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। ठीक है। फिर चलते पे क्वेश्चन नंबर 3 को। सीमांत उपयोगिता राशि नियम की रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या करनी है। आपको सामने राइट आंसर है आपके, यहाँ पर पूरा तालिका दी हुई है, तो इसके हिसाब से आपको जो है व्याख्या करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपके सामने। उदासीनता वक्र क्षैतिज लंबवत अक्षों को स्पर्श क्यों नहीं करते हैं? तो स्पष्ट आपको करना है। यहाँ पे आपके सामने राइट आंसर है। तो ये आपके सामने पैराग्राफ भी बना हुआ है। मांग के नियम की रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या करनी है। यहाँ पर रेखाचित्र की सहायता से आपको व्याख्या करनी है। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांग के लोच नियम का महत्व आपको बताना है। तो मांग के नियम का महत्व यहाँ पर मूल्य निर्धारण में उपयोग और कर नीति में सहायक, वितरण सिद्धांत में महत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यातायात के उद्योग में महत्व भी इसका एक और पॉइंट है, 4 नंबर में अगर आता है तो। मांग को निर्धारित करने वाले घटक आपको बताना है। तो उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता जो है धन का वितरण, उपभोक्ता की रुचि, वस्तु का मूल्य, ये सारे मांग को निर्धारित करते हैं। ठीक है। मांग के नियम के अपवाद को आपको समझाना है। मांग के नियम के कितने अपवाद है? तो चारों आपको अच्छे से बता देना है। यहाँ पर गिफ्ट इन वस्तुएं, अज्ञानता, प्रभाव, रुचि व फैशन में परिवर्तन अनिवार्यता है। मांग की लोच के प्रकार का आपको वर्णन करना है। यहाँ पर मांग की लोच के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मांग की लोच के प्रकार का वर्णन कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। मांग की लोच, मांग की आय लोच, यहाँ पर आपके सामने इसका राइट आंसर है यहाँ से यहाँ तक। फिर चलते हैं कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व आपको बताना है। कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व आपको बताना है। स्थानापन्न वस्तु है, वस्तु का स्वभाव, वस्तु की वैकल्पिक प्रयोग, संयुक्त मांग और कुछ संयुक्त मांग।
विभिन्न प्रकार की कीमत लोच का वर्णन कीजिए तथा रेखाचित्र की सहायता से उन्हें समझाइए। तो पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्ण या बेलोचदार मांग। यहाँ पर जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसे पूर्णतः या बेलोचदार मांग की स्थिति होती है। यहाँ पर पैराग्राफ भी बनाया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर उपयोगिता की विशेषता आपको बतानी है। उपयोगिता की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा है, ठीक है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में संबंध आपको बताना है। यहाँ पर आप इस तरह से सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध बता सकते हैं। तो आपका अध्याय 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका अध्याय 2 भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अध्याय 3 पर आते हैं। उत्पादन तथा लागत पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर अध्याय 3 आपका हो चुका है, ठीक है। तो अध्याय 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अध्याय 3 पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका जो है इसमें से टोटल 8 अंक के पूछे जाने हैं। आपके क्वेश्चन आपके पेपर में टोटल 8 अंक के यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 8 अंक के पूछे जाएंगे। 4 अंक का विश्लेषणात्मक प्रश्न। 4 अंक का मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक क्वेश्चन 4 अंक का पूछा जाएगा, मतलब कि 4, ठीक है। और एक एक अंक के 4 क्वेश्चन, मतलब 4 और 4 8। यहाँ पर 4 प्रश्न नहीं दोस्तों, गलती से मिसप्रिंट है। यहाँ पर 4 नंबर का मतलब कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में सही विकल्प आपको चुनकर लिखने हैं। उत्पादन के घटक होते हैं। उत्पादन के घटक कितने होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5। उत्पाद के प्रकार होते हैं सभी, ये उत्पाद के प्रकार है, ठीक है। प्रतिफल के नियम कितने हैं? 3 है। पैमाने के प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है जब सभी साधनों में परिवर्तन अनुपातिक हो। स्थिर लागत को कहते हैं पूरक लागत भी कहते हैं। स्थिर लागत का उदाहरण क्या नहीं है? माल का क्रय करना स्थिर लागत का उदाहरण नहीं। परिवर्तनशील लागत का उदाहरण क्या नहीं है? परिवर्तनशील लागत का उदाहरण पूंजी पर ब्याज नहीं है। कुल स्थिर लागत में किसकी मात्रा से भाग देने पर ब्याज प्राप्त होता है? तो औसत स्थिर लागत की मात्रा से। जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है लेकिन घटती दर से। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो औसत उत्पाद क्या होता है? बढ़ता है। एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती? तो अल्पकाल अवधि में नहीं बदल सकती है। निम्न में से कौन सी मद परिवर्तित लागत का उदाहरण है? कच्चे माल की लागत जो है परिवर्तित लागत का उदाहरण है। औसत स्थिर लागत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन बढ़ाने पर घटती है। औसत स्थिर लागत उत्पादन बढ़ाने पर घटती है। जब कीमत कम करके अधिक बेचा जा सकता है तब क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AR ज़्यादा है MR से, ठीक है। कुल उत्पादन कैसे निकाला जाता है? तो सिग्मा MP से जो है आपका कुल उत्पादन निकाला जाता है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन करता है? तो उत्पादन फलन में उत्पादन का ही फलन करता है, ठीक है। जब सीमांत उत्पाद शून्य हो तो कुल उत्पाद की स्थिति में अधिकतम होगी। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो उत्पादन फलन को क्या व्यक्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा सवाला। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? तो हाँ, सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण हैं? तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारण हो सकते हैं। वे वस्तु कौन सी है जो फर्म को अपने कार्यों से प्राप्त होती है? तो आंतरिक बचतें होती हैं। उत्पादन के साधन, तो उत्पादन के साधन कितने हैं? 5 साधन है उत्पादन के। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। तो यहाँ पर आपके 3 बताए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। श्रम उदाहरण है, तो श्रम परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है। यहाँ पे आपसे आता है यदि परिवर्तनशील साधन का उदाहरण आपको बताना है तो श्रम आपको करना है। उत्पादन प्रक्रिया है, तो मूल्यवर्धन की है। उत्पादन प्रक्रिया मूल्यवर्धन की है। जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तब सीमांत उत्पादन स्थिर रहता है। भौतिक आपदाओं और भौतिक आपदाओं के संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। अगर आता है उत्पादन फलन किसे कहते हैं? तो भौतिक आपदा और भौतिक आपदा के संबंध को कहते हैं। अल्पकाल में उत्पादन फलन में नियम लागू होता है, तो अल्पकाल में उत्पादन फलन में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। उत्पादन की प्रथम अवस्था में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और बात दोनों। कुल उत्पादन से आशय है, तो एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब उत्पादन के साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है? पैमाने का स्थिर प्रतिफल। निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? तो अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी एवं वेतन स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? तो स्थिर लागत पाई जाती है। आगम यहाँ पर लाभ
मतलब आगम में से लागत घटाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? ए आर बराबर पी माइनस क्यू बटे क्यू, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है जब सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम अधिकतम होती है। सीमांत लागत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयव दोनों। वस्तु की 12वीं इकाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 480। कुल आगम टी आर बराबर पी इंटू एक्स, राइट आंसर है। स्थिर लागत के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो अल्पकाल में पूर्ण पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है। शुद्ध लाभ बराबर टी आर माइनस टी एफ से माइनस टी वी से, राइट आंसर इसका हो जाएगा। टी आर बराबर टी सी बराबर 10 रुपये, या स्थिति किसकी है? दोनों, द और बा एवं सा की, तीनों की, मतलब यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य लाभ को अंतर्निहित लागत के एक लाभ के रूप में माना जाता है क्योंकि यह स्वामी द्वारा उद्यमी उपकरणों की लागत है। यहाँ पर आउटपुट के एक, तो यहाँ पर 44वां का राइट आंसर हो जाएगा। पहले से ही अधिकतम लाभ में रुपए में की गई परिवर्तन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सही जोड़ी का मिलान करना है, आपके सामने सही जोड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। खाली स्थान आपको भरना है, तो खाली स्थान आपका पूरा आंसर के साथ में एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने उत्तर सहित है। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, तो इन्हें आपको अच्छे से नोट कर लेना है या फिर आप अच्छे से यहीं से डायरेक्ट इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फुल सॉल्यूशन के साथ आज के इस वीडियो में हम आए हैं। पूरी प्रश्न बैंक की जो है फुल सॉल्यूशन का PDF लेकर आए हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़े। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय की ओर। तो ये आपका अध्याय 4 यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो आपको अच्छे से इसे आप यहीं से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिएगा, बिल्कुल आप वीडियो को रोक सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो।